सो टेस्ट कैसा रहा? हाँ जी, मुश्किल था कि आसान? आसान था। ओके, नॉर्मल था। आप ले लें। नहीं, आप ले लें। नहीं, आप ले लें। आप लोगों ने एक दूसरे का टेस्ट चेक करना है, ठीक है? अपना अपना नहीं। हाँ जी, लैपटॉप ले लें। कौन रहता है? हाँ जी, ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए शाबाश, जो जो आंसर ठीक है वो आप लोगों ने करेक्ट करना है, जहाँ पे गलती है वो ठीक करनी है। और देखिए इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, वो आप लोगों ने, ये जो अभी हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये 4 बजे के करीब सबको मैं एक लिंक भेजूँगा। यही रिकॉर्डिंग आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, ताकि घर जाकर दोबारा आप इस टेस्ट को देखें तो ये रिकॉर्डिंग फिर भी आप लोग सुन सकेंगे, ठीक है? कुछ चीज़ मिस हो जाए तो बाद में आप देख सकेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 1, A 9-year-old girl has severe asthma. आप आस्थमा के नीचे इस तरह लाइन ड्रा करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस केस इज आस्थमा. आस्थमा इज अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड इट इज़ अ ब्रोंको कंस्ट्रक्टिव डिजीज. इसके अंदर क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है। और आस्थमा के अंदर सांस की जो नाली है वो अंदर से नेर हो जाती है, तो सांस लेने में दुश्वारी होती है। आस्थमा के अंदर 2 बात याद रखें। देखिए 2 चीज़ें हैं। एक हम डिस्कस करते हैं कि ब्रोंको कंस्ट्रक्टिव डिजीज़ के अंदर एक आस्थमा है और एक COPD है। इसमें क्या फ़र्क है? आस्थमा जो है वो रिवर्सिबल एयरवे कंस्ट्रक्शन है और COPD इरिवर्सिबल एयरवे। आस्थमा जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और ये स्मोकिंग के साथ कोरिलेट करती है। द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर COPD इज़ अ क्रोनिक स्मोकिंग। और आस्थमा छोटों में भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास एटोपिक होता है, जेनेटिक होता है, ये फैमिली हिस्ट्री के अंदर रन करती है। आस्थमा, अब देखें, which required 3 hospitalization in the last year. She is now receiving therapy that has greatly reduced the frequency of these severe attacks. Which of the following therapy is most likely responsible for this benefit? अब देखें, एक्चुअली इट्स मीन कि दिस इज द सीवियर अटैक ऑफ आस्थमा। एक होता है पेशेंट के मुझे दमे का मरज़ है, आस्थमा मीन दमा, उसके अंदर हम वो स्प्रे देते हैं, दैट इज़ वेंटुलिन या सल्ब्यूटामोल देते हैं, वो बीटा-2 एगोनिस्ट है एंड दैट इज़ ब्रोंकोडायलेटर। लेकिन आस्थमा अटैक के अंदर हम स्टीरॉयड देते हैं। क्या देते हैं? स्टीरॉयड। स्टीरॉयड इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। वो इन्फ्लेमेशन जनाब, हम क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे ताकि ब्रोंकस को अंदर से डायलेट करे। तो इसका आंसर इनहेल्ड फ्लूटिकासोन है। क्या है? इनहेल्ड फ्लूटिकासोन। फ्लूटिकासोन इज अ स्टीरॉयड। याद रखें, एल्ब्यूटारोल ये बीटा-2 एगोनिस्ट है। आप लोग लिखते जाए, जहाँ पे आप लोग के पास कोई ऑप्शन हो या ये वीडियो आप लोग को मिलेगी तो ये चीज़ें फिर इसके ऊपर लिख ले बाद में। एप्राट्रोपियम, याद रखें, यहाँ पे MCQs आता है कि आस्थमा के अंदर ये ब्रोंकस है और ये ब्रोंकस अंदर से क्या होता है? नेरो, दैट इज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। इस ब्रोंकस के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, इसको हम मस्कुरेनिक 3 या M3 रिसेप्टर कहते हैं। इधर फोकस करें, M3 रिसेप्टर पे काम करने के लिए क्या चाहिए? एसिटाइल कोलिन। अब जो बंदा M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करे तो इससे ब्रोंको क्या होती है? कंस्ट्रक्शन। और आस्थमा में हमने क्या करना है? ब्रोंकोडायलेशन। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जो M3 को एक्टिवेट करे के ब्लॉक करे, ब्लॉक, तो M3 एंटागोनिस्ट देंगे। क्या देंगे? M3 एंटागोनिस्ट। M3 स्टैंड फॉर मस्कुरेनिक रिसेप्टर 3। आप लोग यहाँ से एक चीज़ सोचें, हमारी जो सांस की नाली है इस पे एक रिसेप्टर होता है जिसको M3 रिसेप्टर कहते हैं, मस्कुरेनिक 3 रिसेप्टर। ऐसा ड्रग जो इस M3 को एक्टिवेट करे वो ब्रोंकस को कंट्रैक्ट करता है, और ऐसा ड्रग जो M3 को क्या करे? ब्लॉक करे, वो ब्रोंकस को डायलेट करता है। तो आस्थमा में पहले से क्या होता है? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो हमने ऐसा ड्रग देना है जिसपे हम ब्रोंको क्या करें? डायलेशन करें, और उस ड्रग का नाम है एप्राट्रोपियम। कौन सा ड्रग है? एप्राट्रोपियम। ये जो एप्राट्रोपियम है दैट इज M3 एंटागोनिस्ट। ये क्या होता है? M3 एंटागोनिस्ट। तो ये भी ब्रोंकोडायलेटर है। इट मे बी यूज्ड इन द आस्थमा बट नॉट इन सीवियर अटैक्स। ये सीवियर अटैक्स में हम यूज नहीं कर सकते। आस्थमा के अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल मीडिएटर
जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराती है दैट इज कॉल्ड ल्यूकोट्राइंस। ल्यूकोट्राइंस जो है ये एलर्जी के अंदर इंक्रीज होती है एंड दे कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो ऐसा ड्रग जो ल्यूकोट्राइन को काम करने ना दे और ब्रोंको डायलेशन करे वो ज़ाफरलुकास्ट है। क्या है? ज़ाफरलुकास्ट। इसके अंदर एक ज़ाफरलुकास्ट आता है, मोंटेलुकास्ट आता है, ये सारे आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो देखिए सुन लें, एल्ब्यूटेरोज इज बीटा 2 एगोनिस्ट, एप्राट्रोपियम M3 एंटागोनिस्ट, फ्लूटिकासोन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। थियोफाइलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोफाइलिन का एमसीक्यूज आता है, इसको हम कहते हैं नैरो थेराप्यूटिक विंडो एजेंट। नैरो थेराप्यूटिक विंडो, इसका मतलब ये है, पॉइंट टू बी नोटेड कि नैरो थेराप्यूटिक विंडो का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो वेरी गुड थियोफाइलिन है इसको हम लिमिट में रखना चाहते हैं, अगर इसकी लिमिट हम बढ़ाएं इट कैन कॉज सीरियस अनवांटेड साइड इफेक्ट्स। तो ऐसा एमसीक्यूज भी आता है कि वो कौन सा ड्रग है जो हम आस्थमा में यूज करते हैं बट दैट हैज टू बी वेरी वेरी डेंजरस। नैरो थेराप्यूटिक विंडो तो क्या है? थियोफाइलिन है। अब देखिए इसका आंसर बन गया जनाब सी। सेकंड, अ पर्सन हु हैड वर्किंग इन शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, इसको अंडरलाइन करना है। जब भी शिप ब्रेकिंग आ जाए, शिप ब्रेकिंग, शिप के अंदर एस आता है पहले, तो ए बी सी डी ऑप्शन, ये मेरा एक लॉजिक है। शिप ब्रेकिंग का वर्ड आ जाए तो पहला वर्ड क्या है शिप में? एस। तो नीचे ए बी सी डी में एस आप लोगों ने देखना है, इसका आंसर सिलिकोस होता है। क्या होता है? सिलिकोसिस। तो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के अंदर सिलिका ये यूज होता है और उसमें सिलिकोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे चलते हैं। फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ इरिटेंट कफ, dyspnea on exertion and chest pain. His total lung capacity is impaired and chest X-ray shows snowstorm appearance. अब देखिए शिप का पहला वर्ड क्या है? एस। स्नोस्टॉर्म का पहला वर्ड क्या है? एस एस, और इसका नीचे एस सिलिकोस होगा। इसका आंसर क्या है? सिलिकोसिस। एग्जाम में ये ट्रिक्स सीखे यार, ऊपर मुझे क्या चीज़ समझनी है, एक चीज़ याद रखनी है जो मुझे नीचे आसानी हो। तो इसका आंसर सिलिकोसिस है। एंथ्राकोसिस जो है ये अलग एक न्यूमोकोनियस है। एस्बेस्टोसिस के सामने लेके इट कैन कॉज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ये एग्जाम में आता है कि वो कौन सा कैंसर है जो एस्बेस्टोस की वजह से हो सकती है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। एग्जाम में अगर ये नहीं है, ब्रोंकोजेनिक का वर्ड नहीं है, देन द नेक्स्ट वन, एनीवन, द मोस्ट कॉमन कैंसर विच कैन लीड्स टू बिकॉज ऑफ एस्बेस्टोसिस ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अगर ये नहीं है, इट कैन काज मीजोथीलियोमा। ये क्या करा सकता है? मीजोथीलियोमा। और आप लोगों को पता है हमारी लंग्स किस कैविटी में है? प्लूरल कैविटी। द लंग्स के जो इर्द गिर्द कैविटी है उसका नाम क्या है? प्लूरल कैविटी। और याद रखें प्लूरल कैविटी से आने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? मीजोथीलियोमा। सो मीजोथीलियोमा इज अ कैंसर अराइजेस फ्रॉम द प्लूरल लाइनिंग एंड दैट इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू एस्बेस्टोसिस। ये किस वजह से होती है? एस्बेस्टोसिस। थर्ड नंबर पे आ जाए तो इसका आंसर क्या है? शाबाश, दैट इज नोन एज सिलिकोसिस। ये सिलिकोस है। सेकंड नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक इस तरह था ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, क्या था? ग्राउंड ग्लास, वो भी एस्बेस्टोस होता है। क्या होता है? एस्बेस्टोसिस। अ 35-year-old man present in a clinic with a history of chronic productive cough that is worsening in the morning and brought by changes in posture. Sputum is copious. Copious means massive amount of sputum. जब भी द वर्ड कम कोपियस इट्स मीन बहुत ज़्यादा स्प्यूटम कफ के अंदर आ जाए, थिंक अबाउट ब्रोंकिएक्टेसिस। ये क्या होता है? ब्रोंकिएक्टेसिस। व्हाट इज ब्रोंकिएक्टेसिस? दैट इज एबनॉर्मल एंड फिक्स्ड इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकस। और दूसरी बात, वो कौन सी सिंड्रोम है जिसके अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है? दैट इज कार्टागेनर सिंड्रोम। कौन सा है? कार्टागेनर सिंड्रोम। याद है कि नहीं? कार्टागेनर सिंड्रोम के अंदर तीन चीज़ें होती है, साइनोसाइटस, डेक्स्ट्रोकार्डिया एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। जो इसमें सीलिया का मसला होता है, इसको प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिमेन इट्स रेमिनेंट इन द फॉर्म ऑफ फोसा ओवेलस? दैट इज फोरामेन ओवेल। वो क्या होता है? फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल क्या करता है? इट इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो लाइफ बिफोर द बर्थ, और ये राइट एट्रियम से ब्लड किसको शंट करता है? लेफ्ट एट्रियम। लेकिन आफ्टर द बर्थ जब लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं तो फोसा ओवेलस बिकम क्लोज, और इसके एक रेमिनेंट रहता है जिसको क्या कहते हैं? फोसा ओवेलस कहते हैं। तो फोसा ओवेलस इज अ रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल। ये एमसीक्यूज आता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरयूरेसेमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, को स्टार करें, दैट इज कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम। जो स्टार वाले क्वेश्चन है ये कभी भी मिस नहीं होते, स्पेशली नम्स के पेपर में। सुन ले, एक्चुअली ये सारे जो ड्रग्स दिए हैं दे यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। इसको हम याद करते हैं बाय द वर्ड राइब्स, राइब्स की शक्ल में। रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजेड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 5 ड्रग आप लोगों ने याद रखने हैं। अब सुन ले, कहते हैं कि वो कौन सा ड्रग है जो हम टीबी में इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसकी साइड इफेक्ट ये है कि वो यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देती है, दैट इज पायराजिनामाइड। वो कौन सा है? पायराजिनामाइड। कितने लोग का ठीक है? शाबाश, वेरी गुड, दैट इज पायराजिनामाइड। कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन, व्हाई? द रीजन इज कि जो पायराजिनामाइड है इट इनहिबिट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम किडनी। ये किडनी से यूरिक एसिड को बाहर निकालने नहीं देता। तो यूरिक एसिड जब ब्लड में ज़्यादा हो जाए इट विल कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, एंड दैट क्रिस्टल व्हेन डिपॉजिट इन द जॉइंट इट कैन कॉज गाउट। वो क्या कराता है? गाउट कराता है। अब देखें, आप लोगों ने जब बाद में ये वीडियो सुननी है तो ये मेरी बात सुने। आइसोनियाजेड के सामने लिखना है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये क्या करा सकती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखे हेपेटोटॉक्सिक, ये क्या होता है? हेपेटोटॉक्सिक। रिफाम्पिसिन के सामने लिखा है रेड ऑरेंज सिक्रीशन। रिफाम्पिसिन का जो साइड इफेक्ट है रेड ऑरेंज सिक्रीशन। और साइटोक्रोम P450 एंजाइम एक्टिवेटर, हमारे लीवर के अंदर एंजाइम है साइटोक्रोम P450 उसको कहते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। फिर पायराजिनामाइड क्या है? दैट इज हाइपरयूरेसेमिया, गाउट कराता है। Another very important, ethambutol can cause optic neuritis, ये ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन कराती है। इट कैन काज विजुअल प्रॉब्लम, ये विजन का मसला करा सकती है। एक एमसीक्यूज में आप लोग को और बताता हूँ, शाबाश। वो कौन सा ड्रग है? देखे, वो कौन सा ड्रग है जो टीबी में इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी इस्तेमाल से जॉइंट पेन हो सकती है? आंसर इज अ ड्रग यूज इन द टीबी बट कैन काज जॉइंट पेन, पायराजिनामाइड, बिकॉज इट इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड एंड दैट कैन कॉज गाउट। तो या तो वो कहेंगे कि जॉइंट पेन के साथ बन रहा है या वो कहेंगे हाइपरयूरेसेमिया के साथ, लेकिन टीबी का ड्रग ले रहा हो तो दोनों का आंसर क्या है? पायराजिनामाइड है। ठीक है, इस तरह कंफ्यूज ना होना, एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन को इधर उधर कर सकते हैं जस्ट। ठीक है। 6, a 25-year-old man previously diagnosed for active tuberculosis and start treatment but he complained after 2 weeks. He back after 2 weeks to the clinic with complaint of tingling and numbness sensation. That is a sign of peripheral neuropathy, and the answer is isoniazid. Answer is A, isoniazid. Which of the following is needed is sufficient level to prevent lungs from collapse? That is surfactant. उसका आंसर क्या है? surfactant. ठीक है किसी का? आंसर इज surfactant. एक्सीलेंट। जो surfactant है ये कहाँ से आते हैं? ये एमसीक्यूज भी आता है एग्जाम के अंदर। जो लंग्स है उसके अंदर एक सेल होता है, उसका नाम नीमोसाइट टाइप 2 है। क्या है? नीमोसाइट टाइप 2। एंड दिस नीमोसाइट टाइप 2 रिलीज सर्फेक्टेंट विच डिक्रीज सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम कोलैप्स। ये लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर देती हैं। अगर एक बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो जाए, प्री टर्म बेबी पैदा हो जाए तो उसमें सर्फेक्टेंट की कमी हो सकती है, उसके बच्चे के जो लंग्स हैं वो क्या रह जाते हैं? कोलैप्स, जिसको हम NRDS कहते हैं, न्यू नेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये भी याद रखना है कि NRDS के अंदर किस चीज़ की कमी होती है? सर्फेक्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मेटाबोलाइट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेरी सेल ल्यूकीमिया? इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर, दैट इज क्लेड्रिबाइन। आंसर इज C. Cladribine is an anti-cancer agent used in the treatment of hairy cell leukemia. A 30-year-old female has splenomegaly, anemia with spherocytosis. तो आप लोग का ज़हन किधर जा रहे हैं? किस अनीमिया की तरफ? हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। और हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर जो RBC की मेम्ब्रेन है वो बाई कनकेव से किस पे रिप्लेस हो जाती है? स्फेरिकल पे। और आप लोगों को बताया गया है कि स्फेरिकल RBC एबनॉर्मेलिटी बेस्ट एक्सप्लेन द फाइंडिंग। आंसर इज मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन प्रोटीन डिफेक्ट। साइटोस्केलेटल का मतलब वो प्रोटीन जो सेल की शेप मेंटेन करती है। इधर देखें, ये एमसीक्यूज बार बार आते हैं, बहुत सारे लोग फेल कर देते हैं। इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं, एक इसका नाम स्पेक्ट्रिन है, याद है कि नहीं? दूसरे का नाम एनकायरिन है और एक का नाम बेंट्री है। ये 3 प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम साइटोस्केलेटल प्रोटीन कहते हैं।
और इन प्रोटीन की वजह से आरबीसी की जो शेप है वो क्या रहती है, आंसर इज बाइकनकेव। इफ दीज प्रोटीन्स आर डिफेक्टिव, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर इन तीनों प्रोटीन्स के अंदर कहीं पे मसला आ जाए तो फिर आरबीसी की जो शेप है वो बाइकनकेव से क्या बन जाएगी, स्फेरिकल, और वो स्मॉलर कैपिलरी से पास नहीं होगी, कैन काज एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। तो इस डिजीज के अंदर आप लोगों को कौन सी प्रॉब्लम आती है, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, एंड दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। और हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस के अंदर आरबीसी की जो लाइसिस है वो 90% स्प्लीन के अंदर होती है। कहाँ पे, स्प्लीन के अंदर। तो उसका जो बेस्ट और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो स्प्लीनेक्टोमी है। क्या है, स्प्लीनेक्टोमी। तो इसका आंसर क्या है, आंसर इज बी। नेक्स्ट, a 17-year-old man with petechial rashes is otherwise completely well. He has no history of bleeding, recent illness or use of any medication. The examination of peripheral smear is normal except for virtual absence of platelet. इसका मतलब कि इस बंदे के अंदर जो ब्लीडिंग की वजह है वो प्लेटलेट की कमी है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है कि नहीं, कंडीशन इज कॉल्ड आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। और इसमें अगर एमसीक्यूज आता है कि आईटीपी के अंदर विच एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट प्लेटलेट टू टेक इनटू द स्प्लीन फॉर द लाइसिस, आईजीजी। आईजीजी एंटीबॉडी प्लेटलेट को स्प्लीन में डिस्ट्रॉय करती है और आईजीएम लीवर के अंदर डिस्ट्रॉय करती है, तो ये भी याद रखें। और आईटीपी के अंदर हम जो ट्रीटमेंट देते हैं आईवीआईजी देते हैं, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैंक्रियाटिक सिक्रीशन हैज रिसेप्टर विथ 4 सब यूनिट, 2 of which have tyrosine kinase activity, आंसर इज इंसुलिन। इसका आंसर क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है ये जहाँ पे भी काम करता है इट हैज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, ये याद रखना एमसीक्यूज, इसको भी स्टार करें, इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, अ मदर ऑफ ब्लड ग्रुप ए हु हैज ऑलरेडी परफेक्टली जस्ट हेल्दी डिलीवर हर सेकंड चाइल्ड, द फादर इज ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, नोइंग दैट द चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। तो इसका मतलब मदर ए है और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलस के लिए फादर का ए होना ज़रूरी है। तो अगर मदर ए है और फादर ओ है तो इसका मतलब ओ तो डोनर है, तो आने वाले सेकंड प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं होगा। तो इसका मतलब द चाइल्ड हैज़ नो चांस ऑफ डेवलपिंग हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। एचडीएन का मतलब क्या है, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो ये याद रखना है कि मदर नेगेटिव होनी चाहिए और यहाँ पे मदर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होगा बच्चे को, ठीक है, याद रखना है। Translocation in Burkitt lymphoma, that is A, 8 and 14. Burkitt lymphoma is a type of non-Hodgkin lymphoma. आप लोग को याद होना चाहिए। और Burkitt lymphoma में C-MEG जीन का मसला होता है और उसमें ट्रांसलोकेशन 8 और 14 होता है, ये भी एग्जाम में आता है। इसको भी स्टार करें। द मोस्ट कॉमन ऑटो एंटीबॉडीज इन पर्नीशियस अनीमिया, पेराइटल सेल एंटीबॉडी बनते हैं। इसमें पेराइटल सेल के खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं और आप लोग को पता है इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है जिसकी वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, कैन काज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो आंसर इज सी, इसका आंसर सी है। अ पर्सन विद एंडेमिक ग्वाइटर वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, इसको डबल स्टार करें। आज तक जितने एग्जाम मैंने खुद देखे हैं और दिए हैं ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। चले जी, कितने लोगों ने इसका आंसर बी लिखा है, शाबाश। कितने लोगों ने इसका आंसर बी लिखा है? आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 15, आंसर बी। इधर देखें, इसको समझने की कोशिश करें। ऊपर ब्रेन में, अब बात नहीं प्लीज, ऊपर इधर फोकस करें, जिसका ठीक भी है तो फोकस करे, गलत भी है तो फोकस करे ताकि समझ जाए। दिस इज द ग्लैंड नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज TSH and this thyroid stimulating hormone goes into thyroid gland and release T3 and T4। अब देखें, T3 T4 इज अ हार्मोन कम फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, लेकिन इसको रिलीज करने के लिए क्या आता है, TSH आता है। जो लोग सहरा में रहते, डिजर्ट में रहते या जिसको आयोडीन की कमी होती है तो उसमें T3 T4 हार्मोन की लेवल क्या हो जाती है, कम, एंड दैट इज कॉल्ड ग्वाइटर। ग्वाइटर के अंदर हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है, लेकिन ग्वाइटर मीन डिफ्यूज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाए कंडीशन इज कॉल्ड ग्वाइटर। एंडेमिक ग्वाइटर के अंदर हमेशा याद रखें मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म होता है, T3 T4 नहीं बनती, तो नेगेटिव फीडबैक जाएगी और वो कोशिश करेगी कि T3 T4 बढ़ाने के लिए TSH को क्या होना चाहिए, ज़्यादा के कम, इंक्रीज।
तो जब भी ग्वाइटर एंडेमिक होता है तो TSH लेवल ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर बी है, इंक्रीज लेवल ऑफ TSH। ये बार बार एग्जाम के अंदर होता है, एंडेमिक ग्वाइटर के अंदर व्हाट यू विल सस्पेक्टेड, आंसर इज इंक्रीज लेवल ऑफ TSH। वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। 16. A 55-year-old male diagnosed for small cell lung carcinoma. It is a cancer of lung. He is taking chemotherapeutic drugs. His serum electrolyte what is twice, which report normal potassium, normal calcium, and decreased sodium. CT scan of the brain was normal, but patient ADH level is very high in the serum. It's mean that ADH is an antidiuretic hormone. Normally come from hypothalamus in the brain, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। लेकिन अगर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से एडीएच आना शुरू करे दैट विल बी एक्टोपिक एडीएच। कौन सा? एक्टोपिक। और जो एडीएच बनेगा ट्यूमर में वो ज़्यादा बनेगा कि कम बनेगा? ज़्यादा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडाययूरेटिक हार्मोन। सो दैट इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, इसको भी टेक करें। दिस इज कॉल्ड SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडाययूरेटिक हार्मोन। Question number 17. A 32-year-old woman presented to the clinic with complaining of insensitivity to heat. इसका मतलब हीट इंटॉलरेंस है। क्या है? हीट। वेट लॉस, डायरिया भी है। इसका मतलब द फीचर इज हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म। शाबाश, हाइपरथायराइडिज्म। आगे देखे TSH भी हाई है, T3 T4 भी हाई है। अब इधर देखे, अब अगर TSH ज़्यादा है और इतना ज़्यादा है कि T3 T4 भी ज़्यादा है तो हाइपरथायराइडिज्म है। लेकिन इशू थायराइड का है कि पिट्यूटरी का है? पिट्यूटरी का है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH ज़्यादा दिया है तो फिर ये इंक्रीज हुआ है। तो उसका मोस्ट लाइकली आंसर पिट्यूटरी एडिनोमा है। ये प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है कि सेकेंडरी? ये सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि प्राइमरी के अंदर T3 T4 ज़्यादा होते हैं, TSH कम होता है। उसका मोस्ट कॉमन काज ग्रेव्स डिजीज़ है। क्या है? ग्रेव्स डिजीज़। और मैंने बताया भी था कि ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर एक्सोप्थेल्मस और प्रीटिबियल एडिमा होता है। ब्लड लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज डिक्रीज्ड इन ग्रेव्स डिजीज़। अब आप लोगों ने आंसर करना है कौन सा कंडीशन। ग्रेव्स डिजीज़ का मतलब क्या है? हाइपरथायराइडिज्म के हाइपो? हाइपरथायराइडिज्म। प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। ग्लैंड का अपना मसला। इधर देखें, जब इस ग्लैंड ने T3 T4 ज़्यादा पैदा किया तो नेगेटिव फीडबैक से TSH क्या होगी? कम। तो ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर अगर किसी चीज़ की कमी हो सकती है, आंसर विल बी TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं सारे के सारे। नेक्स्ट, विच स्टेप्स इन द स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेटिक पाथवे इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा हार्मोन जो एस्ट्रोजन बना सके, टेस्टोस्टेरोन ना बना सके, मेल ना बना सके, फीमेल हार्मोन एरोमाटेज। उसका नाम क्या है? एरोमाटेज। ये आप लोगों ने याद करना है। एरोमाटेज इज द हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 26 नंबर को आप स्टार करें। 20 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। A 36-year-old woman with galacturia. What is galacturia? Excessive discharge of milk from the breast is treated with what? Bromocriptine. The basis for bromocriptine action is acting agonist for dopamine. Answer is B. Very very commonly asked exam question. Galacturia is a sign of प्रोलैक्टिनोमा। उसके अंदर प्रोलैक्टिन लेवल क्या होता है? ज़्यादा। एंड डोपामीन इनहिबिट प्रोलैक्टिन। तो ऐसा ड्रग देना है जो डोपामीन को बढ़ाए कि कम करे? बढ़ाए। हम डोपामीन को बढ़ाएंगे तो प्रोलैक्टिन कम होगा। तो डोपामीन एगोनिस्ट देंगे कि एंटागोनिस्ट? एगोनिस्ट। एंड दैट इज कॉल्ड ब्रोमोक्रिप्टीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक ड्रग आता है, अगर ब्रोमोक्रिप्टीन ना दे तो फिर केबरगुलिन देते हैं। क्या कहते हैं? केबरगुलिन। वो भी ब्रोमोक्रिप्टीन जैसा काम करता है। तो केबरगुलिन और ब्रोमोक्रिप्टीन। मेरी बात सुने, गैलेक्टूरिया का मतलब कि फीमेल में ब्रेस्ट से मिल्क ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं और मिल्क की जो प्रोडक्शन करने वाला हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन है। तो जब प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होगा तो गैलेक्टूरिया होगा। अब हमने ऐसा ड्रग देना है जिसपे हम प्रोलैक्टिन को क्या करें? काम करें, और वो डोपामीन है। तो ऐसा ड्रग जो डोपामीन जैसा काम करे और प्रोलैक्टिन को क्या करे? काम, उसका नाम ब्रोमोक्रिप्टीन है। तो डोपामीन एगोनिस्ट है कि एंटागोनिस्ट है? एगोनिस्ट होता है। 21 नंबर को स्टार करें। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय स्टीरॉयड हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सुन ले, सवाल ये है कि हमारे पास बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। इधर देखे, ये सेल है, इधर देखे
हार्मोन जिस सेल पे काम करते हैं उसको हम टारगेट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टारगेट सेल। अब इधर फोकस करें। मैं कहता हूँ हार्मोन एक्ट ऑन दी सेल मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं कि हार्मोन के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे भी हो सकते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि उसके सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं। और कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिसके रिसेप्टर न्यूक्लियस में हो सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। रिसेप्टर इज द रिसीविंग एरिया फॉर हार्मोन। इट मे बी ऑन द सेल मेम्ब्रेन, it may be in the cytoplasm, or it may be in the nucleus. If a hormone act on the cell in the membrane, इसको membrane receptor कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर। एमसीक्यूज ये है कि जितने भी कौन से हार्मोन्स होते हैं स्टीरॉयड इन नेचर हार्मोन, लाइक जितने भी एंड्रोजन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे के सारे ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और कहाँ पे जाकर काम करते हैं? न्यूक्लियस में। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय अ स्टीरॉयड हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कहते नीचे दिए गए हार्मोन में एक ऐसा हार्मोन है जो खुद स्टीरॉयड नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस जैसा कर रहे? स्टीरॉयड। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टीरॉयड जैसे का मतलब कहाँ पे काम करेगा? न्यूक्लियस। वो थायराइड हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? थायराइड हार्मोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब थायराइड हार्मोन में द मोस्ट एक्टिव हार्मोन इज T3। अब सुन ले मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट। T3 हार्मोन इतना स्मॉल होता है, माइन्यूट होता है, ये आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पे जाता है? न्यूक्लियस में। तो प्लीज़ ये पूरी ज़िंदगी FCPS में भी आता है। मैं इतना भी बता दूँ कि ऐसा हार्मोन जो खुद स्टीरॉयड नहीं है लेकिन स्टीरॉयड जैसा काम करते हैं कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर, वो थायराइड हार्मोन होता है। क्या है? T3। थायराइड हार्मोन इज T3। तो इसका आंसर क्या है? ए। बात समझ गए क्या नहीं? A health disorder that result from the deficiency of thyroxine. What is thyroxine? T4. Thyroxine is T4. That is again thyroid hormone. और क्या लिखा है? Result from the जाग रहे हो क्या नहीं? मैंने क्या पूछा अब यार? A health disorder that result from the deficiency of thyroxine. वर्ड्स को समझने की कोशिश करें। पहले से वो बता चुके हैं कि थायरोक्सिन की कमी, तो हाइपर के हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म का दूसरा नाम पूछ रहे, वो मैक्सएडीमा कहलाता है। ये एमसीक्यूज याद रखे। लेकिन अगर इस तरह था कि डिफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन अ बेबी बाय बर्थ, वो क्रिएटिनिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म को एडल्ट में मैक्सएडीमा कहते हैं, बच्चों में क्रिएटिनिज्म कहते हैं। पॉइंट समझ गए क्या नहीं? नेक्स्ट, अब प्रेग्नेंट वुमन, ये भी जनाब शाबाश अंडरलाइन करें, टेक करे फॉर एग्जाम्स, वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्स क्वेश्चन। क्या लिखा है? अ वुमन लैक कैल्शियम। एक फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें कैल्शियम की कमी है। एडवाइस बाय हर डॉक्टर टू टेक कैल्शियम बट शी डज नॉट ओबे हर। डॉक्टर ने कहा कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले ले, लेकिन वो नहीं ले रही, डॉक्टर का नहीं सुन रही। तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंपनसेट कैल्शियम रिक्वायरमेंट फॉर द फीटस। ऐसा हार्मोन जो लो कैल्शियम को बढ़ाने की कोशिश करे, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन, और वो जिस ग्लैंड से आती है, पैराथायराइड ग्लैंड। तो आंसर इज व्हाट? बी। ये भी टेक करे, बहुत इंपॉर्टेंट। 24 को भी टेक कर दे, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। मिल्क लेट डाउन से मुराद मिल्क इजेक्शन है, न कि मिल्क प्रोडक्शन है। मिल्क प्रोडक्शन को हम लैक्टोजेनेसिस कहते हैं, एंड दैट वाज प्रोलैक्टिन। मिल्क बनाना प्रोलैक्टिन है, मिल्क इजेक्ट करना ऑक्सीटोसिन है। तो इसका आंसर है डी। आंसर इज डी। इसको भी टिक करें। A 35-year-old male presented to the clinic with complaining of weight loss, muscle weakness, dizziness, vertigo. On examination, the abdominal stria was noted. Stria का वर्ड जब भी आ जाए, it means something wrong with cortisol. कौन सा हार्मोन? cortisol. There is buffalo humps and moon shape appearance. कुशिंग की तरफ सोच जा रही है कि नहीं? अब देखें, लेकिन लैब बता रहे कार्टिसोल क्या है? हाई है, हाइपर कार्टिसोलिज्म है। लेकिन फिर आगे क्या कहते हैं? ACTH भी हाई है। तो कार्टिसोल हाई का वजह ACTH हाई है। ACTH कहाँ से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कार्टिसोल कहाँ से आता है? एड्रिनल ग्लैंड। तो ये मसला ग्लैंड का है या पिट्यूटरी का है? पिट्यूटरी। तो ये कुशिंग डिजीज है। क्या है? कुशिंग डिजीज। अगर कार्टिसोल ज़्यादा था और ACTH क्या होता? कम, तो फिर कुशिंग सिंड्रोम होता। फिर क्या होता? कुशिंग सिंड्रोम। आंसर इज कुशिंग डिजीज। 26 को भी शाबाश टेक करें। वेरी वेरी पॉपुलर MCQs क्वेश्चन इन द एग्जाम।
अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम स्नीजिंग, एलर्जी है, आंसर इज IgE। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सा एंटीबॉडी रेज होता है? IgE। ये मैंने रिसेंटली आप लोगों को पढ़ाया भी था। आंसर इज C। A 65-year-old hypertensive man presented with anorexia, ankle edema, generalized weakness for a few months। चलिए जी, ये एसिड बेस का क्वेश्चन है, इसका तरीका मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, बहुत बहुत आसान। मुझे आप लोग ये बताए जो pH है, pH स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इधर फोकस करें, pH का आप लोग ये याद रखें कि pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डायरेक्ट का मतलब यह है कि अगर ये ज़्यादा हो तो pH भी ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा हो तो pH कम होगा। कम pH को एसिडोसिस कहते हैं, ज़्यादा pH को अल्कलोसिस कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? pH जो है आप लोगों ने इतना याद रखना है, 7.35 से कितना होता है? 7.45 तक होता है। अब सुन ले, ये चीज़ जिसने सीखी उसके 2-3 क्वेश्चन हल हो जाएंगे एग्जाम के अंदर, और 1 सेकंड भी नहीं लगता, बस सोच के बताना है। अब देखें होता क्या है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल 22 से 24 होता है और PCO2 35 से 45 होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इधर देखें, अगर pH को डिस्टर्ब किया किस चीज़ ने? बाइकार्ब ने, दैट इज मेटाबॉलिक इशू। लेकिन अगर इसने डिस्टर्ब किया दैट इज रेस्पिरेटरी इशू। वो क्या है? रेस्पिरेटरी। चलिए जी, इस क्वेश्चन के अंदर देखें pH कितना है? 7.35 है। HCO3 कितना है? HCO3 कितना है? हेलो, जाकर थोड़ा सा पानी ले लो, 1-2 गुण पी के फिर आ जाओ, है ना? ठीक है ना, ऐसा ना हो कि और कप ज़्यादा हो जाएगा। पानी लो लेकिन ठंडा नहीं, सादा, ठीक है, ताज़ा। इधर देखें HCO3 कितना है इसके अंदर? दैट इज 16। और PCO2 कितना है? ना जी, दैट इज 95, ठीक है, नहीं, PCO2 33, कितना है? 33 है। अब देखें, अब इसकी जनाब देखें, ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? 7.3 है, लेकिन 7.35 हम बात करें, 7.31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, इस तरह। इसका मतलब लोवेस्ट की तरफ है कि हाईएस्ट की तरफ? लोवेस्ट। तो ज़हन में याद रखना है कि अगर ये मसला है तो एसिडोस का है। किसका है? एसिडोसिस का है। अब सुन ले, अगर pH जो है, pH कम है, कम की तरफ है ना, कम, अगर ये कम है और मसला इसमें है तो ये भी क्या होना चाहिए? कम। तो ये कम है कि नहीं है? तो कम है। अब अगर इसमें मसला होता तो ये क्या होना चाहिए? ज़्यादा, लेकिन ये तो क्या है? कम है। तो मसला HCO3 का है कि PCO2? HCO3। आंसर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इसको हल करना है। तो इसका आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस आप लोगों ने याद रखना है। A 53-year-old lady housewife complains of shortness of breath. She is losing weight and admits that she can eat and has good appetite. Her respiratory rate is 20, pulse rate is 120 per minute, tachycardia with normal BP. On examination, hands are warm. Warm means that is heat intolerance, and moist pulse and irregular. Think about hyperthyroidism. Answer is A, hyperthyroidism. ठीक है। Next, the most common organism amongst the following that can cause pneumonia and HIV, Streptococcus pneumoniae. Answer is A. इसका आंसर A है। यार 30 को टेक करें। Very commonly asked question. A 4-year-old male baby present with fever, cough, blocked runny nose for 5 days. Now he developed a maculopapular rash. इसको टेक करें। Maculopapular rash, number 1 point, around his ear and spreading over different parts of body. Child oropharynx shows that it is inflamed and there is small white spot on the oral mucosa. इसको भी टेक करें। Small white spot on the oral mucosa या बकल म्यूकोजा। इसको क्या कहते हैं? बकल म्यूकोजा। जब भी एग्जाम के अंदर 2 बातें आ जाए, मैंने अभी एक बात पहले क्या की है? मैक्यूलो, वेरी गुड, मैक्यूलोपेपुलर रैश नंबर 1, और नंबर 2 स्मॉल वाइट स्पॉट्स ऑन दी, एंड दैट इज नोन एज कोप्लेक्स स्पॉट्स। इसको क्या कहते हैं? कोप्लेक्स स्पॉट्स। ये भी एग्जाम में आता है। जब भी मैक्यूलोपेपुलर रैश के साथ ओरल म्यूकोजा पे स्मॉल
वाइट रेशेस नजर आ जाए, उस स्मॉल वाइट स्पॉट्स को ओरल म्यूकोजा में क्या कहते हैं? कोप्लेक्स स्पॉट्स। दीज आर द डायग्नोस्टिक ऑफ मीजल्स वायरस इन्फेक्शन। ये क्या है? मीजल वायरस है। और मुझे अभी भी याद है पीएमडीसी के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन, अभी फिर से पीएमडीसी यही क्वेश्चन आएंगे, वो क्या? कोप्लेक्स स्पॉट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ, आंसर इज दैट इज मीजल वायरस। 3 स्पॉट्स बता रहा हूं, अपने साथ नोट करें। एक होते हैं बाइटोट स्पॉट्स, आई के अंदर विटामिन ए डिफिशिएंसी। एक ये आता है कि बाइटोट स्पॉट्स किस वजह से? विटामिन ए। चेस्ट के ऊपर रोज स्पॉट, रोज ROSE, जिस तरह गुलाब, रोज स्पॉट दैट इज टाइफाइड फीवर, वो क्या है? टाइफाइड। लेकिन रोज स्पॉट्स एक होते हैं क्या चीज? ये सारी की सारी मैं ये बता रहा हूं। एक मैंने अभी क्या जिक्र किया है? रोज स्पॉट्स, एक बाइटोट स्पॉट्स, और एक क्या है? कोप्लेक्स स्पॉट्स। इसमें से एक MCQ पक्का हो गया आप लोगों का, और एक है रोज स्पॉट्स। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, सुन ले। रोज स्पॉट्स किस में होता है? टाइफाइड फीवर। किस में? टाइफाइड फीवर। अगर स्पेसिफिक जाए सेकंड वीक ऑफ टाइफाइड में। बाइटोट स्पॉट्स विटामिन ए डिफिशिएंसी, कोप्लेक्स स्पॉट्स मीजल वायरस इन्फेक्शन, रोज स्पॉट्स इन द आई, इन द रेटिना दैट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये किसके अंदर होता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर होता है। जिस तरह इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर मैंने बताया था ओस्लर नोड बनते हैं, जेनवे लेजन, इसी तरह आंख के अंदर रेटिना में कौन सा स्पॉट होता है? रोज स्पॉट्स होता है। तो इसका आंसर जनाब मीजल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आस्थमा हैविंग नैरो थेराप्यूटिक विंडो? थियोफाइलिन। अभी मैंने डिस्कस किया था ये वाला। थियोफाइलिन हैज अ नैरो थेराप्यूटिक विंडो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग properties regarding first generation antihistamine are true except, so that is less sedative. Answer is B. B करें। The shift of oxyhemoglobin dissociation curve right indicate increase loading of oxygen from hemoglobin. It is due to decrease. Answer is A. 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट concentration। अब इधर देखें, दो चीज याद रखें। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होना दैट इज कॉल्ड लोडिंग। ये हीमोग्लोबिन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन बैठ गया, लोड हो गया, इसने ब्लड में लेके गया और इसने ऑक्सीजन को टिश्यू में दे दिया। ऑक्सीजन का टिश्यू को देना इज कॉल्ड डीलोडिंग, दैट इज कॉल्ड डीलोडिंग। हम सांस लेते हैं, उसमें कौन सा गैस इन करते हैं? ऑक्सीजन। तो लंग्स में गाड़ी कड़ी है, वो हीमोग्लोबिन है, लंग्स में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड लोडिंग। फिर ब्लड में जाता है और टिश्यू को देता है, दैट इज कॉल्ड डीलोडिंग। ये MCQ याद रखें। और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डीलोड करना दैट इज द फंक्शन ऑफ वन सब्सटेंस इन द बॉडी दैट इज 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये मैं आगे बायोकेम वाले टेस्ट में फिर से डिस्कस करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्पेसिफिक फॉर MI? दैट इज ट्रोप आई। ट्रोपोनिन आई इज स्पेसिफिक। अगर सेंसिटिव का वर्ड आता वो ट्रोपोनिन T है। ट्रोपोनिन T सेंसिटिव है, ट्रोपोनिन आई स्पेसिफिक होता है। 35 को आप टेक करें। अ मिडल मैन ब्रॉट टू द कार्डियोलॉजी इमरजेंसी बाय देयर फैमिली मेंबर्स विद द हिस्ट्री ऑफ प्लूराइटिक चेस्ट पेन, डिस्निया, कफ एंड फीवर। द पेन इज रिलीव्ड बाय सिटिंग अप एंड बेंडिंग फॉरवर्ड, शोज पेरिकार्डियल रब। रब जब भी आ जाए एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। ये क्या होता है? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। और डिफ्यूज ST सेगमेंट एलिवेशन है। डिफ्यूज ST सेगमेंट एलिवेशन इज अ साइन ऑफ पेरिकार्डाइटिस। जहाँ पे लोग गलत करते हैं, कहते हैं कि यार एयोर्टिक डायसेक्शन क्यों नहीं है? एयोर्टिक डायसेक्शन की जो पेन है वो फ्रंट से स्टार्ट होती है, बैक पे जाती है। MI इसलिए नहीं है कि उसका पेन रेफर टू द लेफ्ट आर्म होता है। और एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का जो पेन है वो आगे बेंड होने से कम होता है और पीछे लेटने से बढ़ जाता है, ये याद रखना है। तो आंसर इज व्हाट? C. वेरी गुड। A 45-year-old male present to the cardiology unit with complaining of dyspnea, orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, mid diastolic murmur। जब भी आ जाए माइट्रल स्टीनोसिस। ये क्या होता है? माइट्रल स्टीनोसिस। वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन। माइट्रल स्टीनोसिस में कौन सा मरमर आएगा? शाबाश, मिड डायस्टोलिक मरमर। फिर से माइट्रल वाल्व स्टीनोसिस में मिड डायस्टोलिक। इसके बाद कौन सा ऑप्शन है? एयोर्टिक स्टीनोसिस। इसके सामने लेके इजेक्शन क्लिक मरमर। इसमें इजेक्शन क्लिक मरमर आता है, ये भी एग्जाम में आता है। अगर इजेक्शन क्लिक मरमर आ जाए एयोर्टिक स्टीनोसिस होता है।
माइट्रल रिगर्जिटेशन में लिखे होलोसिस्टोलिक मर्मर, कौन सा होता है? होलोसिस्टोलिक। ये तीन आप लोगों ने याद रखने हैं बस। एयोटिक रिगर्जिटेशन में भी होलोसिस्टोलिक, लेकिन दैट मर्मर रेडिएट टुवर्ड दी कैरोटिड, कहाँ पे जाती है? कैरोटिड की तरफ जाती है। लेकिन आप तीन याद रखें, मिड डायस्टोलिक एमएस माइट्रल स्टेनोसिस, इजेक्शन क्लिक मर्मर एयोटिक स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन में दैट इज होलोसिस्टोलिक। और एयोटिक रिगर्जिटेशन के सामने लेके अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, क्या होता है? अर्ली डायस्टोलिक। क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो का नाम सुना है क्या? नहीं। तो आप लोग लेके अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, एक एमसीक्यू इनमें से। माइट्रल स्टेनोसिस का पेशेंट मिड डायस्टोलिक मर्मर के साथ आएगा, एयोटिक स्टेनोसिस का मर्मर इजेक्शन क्लिक मर्मर के साथ आएगा, माइट्रल रिगर्जिटेशन होलोसिस्टोलिक मर्मर, एयोटिक रिगर्जिटेशन अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। ये याद रखना है। All of the following are the side effect of ACE inhibitor except anyone? ये किसका ठीक है? शाबाश। What is ACE inhibitor? कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल। ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट होने नहीं देते। तो अगर 2 नहीं बनेगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा? नहीं होगा। तो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर नहीं होगी, और एक्सक्रीशन ऑफ क्या नहीं होगी? पोटाशियम। तो पोटाशियम जो है वो ब्लड में ज़्यादा रहेगी कि नहीं? तो ACE इनहिबिटर से पोटाशियम का लेवल ब्लड में क्या होता है? ज़्यादा। कम हो नहीं होता। तो आंसर इज हाइपोकैलेमिया। कहते ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है कि नहीं? हाँ, हाइपरकैलेमिया हो सकता है। ड्राई कफ हो सकता है कि नहीं? द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर इज ड्राई कफ। एंजियोडीमा भी हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो हाइपोकैलेमिया है। तो आंसर इज ए। All of the following are regarding dilated cardiomyopathy are true except peripheral edema. Answer is C. ये लंग्स एडिमा करा सकती है, पेरिफेरल एडिमा नहीं करा सकती। 39 को जनाब टिक करे, शाबाश। वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन, स्टार कर दे। 39. A 52-year-old male is a known case of hypertension from the last 20 years. Well controlled on antihypertensive medication, presents suddenly in thunderclap headache. Thunderclap headache means subarachnoid hemorrhage. The most likely drug we can use is nimodipine. क्या होता है? निमोडिपिन। आंसर इज सी। ये तो मैंने आप लोग को डिस्कस भी किया है। आंसर इज सी। एंड 40 को भी जनाब टेक करे। वेरी कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन कि जो 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैज द लॉन्गेस्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ? एम्लोडिपिन। वो क्या होता है? एम्लोडिपिन। आंसर इज सी। एंड आई नो इस पर आप लोगों ने तुक्का मारा होगा, दैट इज एम्लोडिपिन। लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ जिस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का है वो एम्लोडिपिन होता है। सो दिस इज व्हाट द टेस्ट इज ऑल अबाउट। आप लोगों ने इससे बहुत कुछ चीज़ें सीखी होगी। आप लोगों का काम क्या है? अब देखिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जितने भी आप लोग बैठे हैं सबकी ईमेल हमारे पास मौसूल हुए हैं। आप लोग की हम आईडी बनाएंगे। हमारे जो सर्वर है उस पर काम हो रहे, बैकअप हो रहे हैं, उनको हमने बता दिया। वो दुबई में है, वो कहते हैं कि आज इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा इशू। वो रिजॉल्व होगा तो ये वाला टेस्ट उसमें आप लोग को पेड़ मिलेगा। आज घर में जाके आप लोग इस वीडियो को सुने और इसके ऊपर लिखाई करें, और फिर कल वो टेस्ट कल परसों भी होगा, तो कल जाकर उसको एक दफ़ा बिना चीज़ बिना आंसर दे के दोबारा एक दफ़ा कर लें, तो फिर चेक करें कि अभी आपके कितने नंबर है, और रिवाइज करने के बाद फिर कितने नंबर हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन होगा। इधर आप लोग अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे दे सकेंगे, और इसी तरह टेस्ट के एंड में हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आसान हो जाती है। एग्ज़ाम अभी आधे घंटे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें है। कोई ऐसा बंदा इस क्लास में जो इससे ऐसा एमसीक्यूज़ अभी गलत हुआ हो जो उसको आता था लेकिन उसने गलत किया हो, है कि नहीं? इस तरह है। ये आप लोगों को अभी आप कहेंगे कि यार ये तो मुझे आता था। इससे आपसे मेरे ख्याल में हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोस वाला गलत हुआ है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन वाला, कि ये गलत हुआ है, वरना तो उसको आता है। लेकिन उस टाइम हम फोकस नहीं करते हैं। एग्ज़ाम देने का मतलब कि यू पीपल नो कि मुझे कितना कुछ आ रहा है, और दूसरी बात है कि आप फोकस के साथ करें। यही चीज़ आप गलत करेंगे तो उधर ठीक करेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाला टेस्ट इससे भी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और ये वीडियो जो इस टेस्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आप लोग को व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह 4 बजे तक लिंक मिल जाएगी, तो उस पर आप जाकर उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।